हेलो फ्रेंड्स, आप लोग लोगो देख रहे होंगे टॉप 100 ग्रामर रूल्स पार्ट 1। जी हाँ, मैं आज से टॉप 100 जो ग्रामर के रूल्स होंगे उन सारे रूल्स को मैं अपने वीडियो सेशन में कवर करूँगा और ये आज का पार्ट 1 है। मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैं बहुत लंबा बहुत लेंथी वीडियो नहीं बनाऊँगा। जैसे एक ही सेशन में मैं 20 या 25 रूल्स नहीं लूँगा। इससे क्या होगा, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग भी देख नहीं पाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो मैं छोटा सेशन रखूँगा, 5, 6, 4, 5 ऐसे रोज़ इतने मैं रूल्स लूँगा ताकि आप लोग भी सीख पाएँ। अगर आप लोग एक दिन इस पूरा वीडियो 10 मिनट का 15 मिनट का वीडियो है आप लोग देखें तो जितने भी रूल आप लोग पढ़ें उन सारे रूल्स को आप लोग सीख पाएँ। रूल्स पे चलने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल पे आएँ तो ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, बिना सब्सक्राइब किए मत जाएँ। और हाँ, कंपटीशन IQ इसी नाम से मैंने अपना टेलीग्राम चैनल भी बनाया है। तो प्लीज़ आप लोग वो चैनल भी जा कर के ज्वाइन कर लें। वहाँ मैं जो भी वीडियो यूट्यूब पे बनाता हूँ वहाँ मैं पोस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ आपको ईज़िली वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। चलिए चलते हैं, आपको अपने पहले रूल पे ले चलते हैं। देखिए, मैं जो भी रूल लेके आया हूँ, रूल 1 जो भी रूल मैं लेकर के आया हूँ, इसके लिए मैंने सबसे पहले सेंटेंसेस फॉर्म किए हुए, लाइक ये सेंटेंस 1, सेंटेंस 2, मैंने सेंटेंस फॉर्म किए हुए हैं और इसी सेंटेंस के बेसिस पे मैं आपको सारा कुछ बेसिकली एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि किस तरीके से रूल वर्क करते हैं और किस तरीके से हमें इन रूल को फोकस में रख के सेंटेंसेस को फॉर्म करना चाहिए। तो सबसे पहला सेंटेंस है, इधर यू आर मनीष डैश, देखिए ब्लैंक पे फोकस करिए, ब्लैंक ईटिंग द फूड। कह रहा है कि या तो तुम या तो मनीष ईटिंग द फूड, यानी कि या तो तुम या तो मनीष खाना खा रहा है। तो अभी बहुत सारे लोग इसमें क्या करेंगे, कुछ लोग कहेंगे कि इसमें वर्ब इज लगेगा, सॉरी कुछ लोग कहेंगे इसमें आर लगेगा, कुछ लोग कहेंगे इज लगेगा, लेकिन एक्चुअली में क्या लगेगा और क्यों लगेगा, अपना ये मेन क्वेश्चन है। अगर इधर आर है तो एक्चुअली में क्या लगेगा, इज लगेगा यहाँ पे या आर लगेगा, और क्यों लगेगा, मेन क्वेश्चन ये है। क्योंकि हमें सीखना है कि अगर ईदर आर किसी सेंटेंस में आता है तो उसमें हमेशा दो सब्जेक्ट होते हैं। जब भी किसी सेंटेंस में ईदर आर आता है तो उसमें हमेशा दो सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें ये सीखना है कि उन दोनों सब्जेक्ट में से किस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम अपना वर्ब यूज करते हैं। ठीक, तो सेंटेंस पे चलने से पहले मैं आप लोगों को रूल समझा दूं, जिससे सेंटेंस आप लोग खुद ही बना लेंगे। सेंटेंस में क्या आएगा आप लोग खुद समझ जाएंगे। जैसे मैंने बताया ईदर आर, ऐसे ही नीदर नार, नॉट ओनली बट आल्सो। ये तीन ऐसे वर्ड हैं, तीन ऐसे फ्रेजल वर्ड हैं सारी, जिनको यूज करते हुए जब भी हम कोई सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उस सेंटेंस में हमेशा हमें दो सब्जेक्ट देखने को मिलता है। लाइक अब पहला देखिए, इधर यू इज अ सब्जेक्ट, महेश इज अ सब्जेक्ट। सेकेंड सेंटेंस देखिए, नॉट ओनली बट आल्सो का यूज किया हुआ है, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द बॉयज़, यानी कि यहाँ भी हमें दो सेंटेंस मिलेगा। अगर मैं नीदर को यूज करके कोई सेंटेंस राइट करूँ, लाइक नीदर ही नार मनीष या नीदर यू नार आई, तो ऐसे यूज करूँ तो यू आई ही मनीष, इसमें भी हमें दो सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। तो इसमें क्या होता है, ईदर आर, नीदर नार और नॉट ओनली, इन तीनों वर्ड को जब भी हम यूज करके कोई भी सेंटेंस फॉर्म करते हैं तो उसमें जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो हमेशा नियरेस्ट, ब्लैंक जो होगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिए, जैसे अब आप लोग बना सकते हैं, ईदर यू आर महेश डैश ईटिंग फूड। तो यहाँ जो ब्लैंक है जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आना है, इसके सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट इज महेश, और महेश नियरेस्ट सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो इज निकल करके आएगा। ठीक, तो आप लोगों को समझ में आ गया ना कि जब भी हमारे सेंटेंस में ईदर आर आता है, नीदर नार आता है या नॉट ओनली बट आल्सो आता है, तो ऑलवेज दिस सेंटेंस कंटेन्स टू सब्जेक्ट। In the helping verb we use, actually it is used according to the nearest subject which is used in the sentence। जो भी सेंटेंस यूज होता है नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है यूज होता है। तो यहाँ हमारा नियरेस्ट सब्जेक्ट महेश है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज हो जाएगा। सेकेंड सेंटेंस में अब आप लोग ईजिली इसको फॉर्म कर सकते हैं। सेंटेंस है, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द बॉयज डैश वेरी अनहैप्पी। न ही सिर्फ अध्यापक बल्कि बच्चे भी बहुत दुखी हैं। तो बच्चे भी, तो यहाँ पे जो हमारा ब्लैंक है यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आने वाला है, और हेल्पिंग वर्ब ईदर आर, नीदर नार और नॉट ओनली बट आल्सो के केस में हमेशा अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है, और इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट दी बॉयज हो जाएगा। तो दी बॉयज के अकॉर्डिंग हमारा जो
आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आर। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, नॉट ओनली द टीचर बट आल्सो द बॉयज आर वेरी अनहैप्पी। तो पहला आंसर अपना क्या हो जाएगा, इज, और दूसरा आर। ठीक, तो आई होप कि आप पहला रूल अच्छे से समझ गए होंगे, ईदर आर, नीदर नार और नॉट ओनली बट आल्सो। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपके उस डाउट को बिल्कुल क्लियर करने के लिए रेडी हूँ। चलिए चलते हैं दूसरे रूल पे। दूसरा रूल है, मैंने इसमें भी सेंटेंस लिया हुआ है, 3 सेंटेंस, और मैं भी सेंटेंस के बेसिस पे आपको ये पूरा रूल समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, कैसे होता है, नॉर्मली कैसे करते हैं, और जब ऐसा कोई केस होता है तो हम उसमें क्या करते हैं। बेसिकली ये रूल किस पे बेस्ड है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं। कभी कभी हम क्या करते हैं कि एक ही किसी सेम पर्सन का, किसी एक ही, मान लीजिए मैंने ए को उठाया, एक पर्सन ए को उठाया, और मैं देखता हूँ कि ए बहुत ब्यूटीफुल है, ए बहुत स्ट्रांग है, ए बहुत सेंसिटिव है, तो हम कहते हैं ना कि यार ए, जो तुम्हारी सेंसिटिविटी है ना वो तुम्हारी ब्यूटी से ज़्यादा है। यानी कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो सामने वाले की दो नेचर होते हैं उसमें से एक में वो थोड़ा ग्रेटर होता है किसी दूसरे के कंपैरिजन में। तो इन सारे सेंटेंसेज में हम किसी एक ही पर्सन के, किसी एक नेचर का दूसरे नेचर से, दूसरे वर्च्यू से कंपैरिजन को देखेंगे। और रूल आपको बता दें, पहले आप सेंटेंस पढ़िए, अभी आपको पता चलेगा। पहला सेंटेंस, मनीष इज स्ट्रांगर देन ब्यूटीफुल। क्या ये सेंटेंस सही है? नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल गलत है। जब हम नॉर्मली कंपैरिजन करते हैं कि ही इज स्ट्रांगर देन मनीष, ही इज स्ट्रांगर देन यू, ही इज स्ट्रांगर देन आई, तो हम क्या करते हैं कि एक सब्जेक्ट को उठाते हैं और एक दूसरे सब्जेक्ट से किसी एक कॉमन वर्च्यू को उठाते हैं और इन दोनों में तुलना करते हैं। तब हम वहाँ क्या करते हैं, तब क्या करते हैं, हम स्ट्रांगर का, या फिर हम वहाँ पे कंपेरेटिव डिग्री का जो ई आर वर्जन होता है उसको यूज करते हैं। ई आर वर्जन को यूज करते हैं कब, जब हमारे पास सब्जेक्ट दो हों। ध्यान दीजिएगा, जब हमारे पास सब्जेक्ट दो हों और उनके किसी एक कॉमन वर्च्यू का हम कंपैरिजन कर रहे हों। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ क्या है, सब्जेक्ट एक है, सब्जेक्ट इज सिंगल, एंड हियर वी आर कंपेरिजिंग ऑफ द टू वर्च्यू ऑफ अ वेरी कॉमन पर्सन। यानी कि हम क्या कंपैरिजन कर रहे हैं, पर्सन एक है, पर्सन एक है और इसके दो वर्च्यू को हमने क्या किया है, रेज किया है, और उनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं। ये क्या केस, क्या है, दूसरा है। और नॉर्मल क्या होता है कि हम दो सब्जेक्ट को उठाते हैं, दो पर्सन को उठाते हैं और उनके किसी एक कॉमन वर्च्यू का कंपैरिजन एक दूसरे से करते हैं। तो अब यहाँ देखिए क्या होगा, एक सेकेंड, सॉरी, एक सेकेंड आप वेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए, फिर यहाँ पे क्या होगा कि देखिए, मनीष इज स्ट्रांगर देन ब्यूटीफुल, यानी कि मनीषा, तो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, वेट गाइस, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। चलिए, अब हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर मनीषा इज स्ट्रांगर देन ब्यूटीफुल, तो मनीषा एक सिंगल कोई इंडिविजुअल है, हम इसके किसी दो नेचर, एक तो इसके स्ट्रांगनेस की, एक इसके ब्यूटी की कंपैरिजन कर रहे हैं। ठीक, तो जब ऐसा हम किसी भी एक सिंगल पर्सन का, किसी एक सिंगल पर्सन के दो नेचर का कंपैरिजन जब भी करते हैं, जब भी किसी एक सिंगल पर्सन के दो नेचर का कंपैरिजन करते हैं, तो बेसिकली पता है हम क्या करते हैं कि उस पर्सन का जो मेन, जो दो नेचर होता है, उस नेचर के कंपैरिजन को करने के लिए हम मोर वर्ड का यूज करते हैं। लाइक यहाँ सेंटेंस सही क्या होता कि मनीषा इज मोर स्ट्रांग देन ब्यूटीफुल, मनीषा इज मोर स्ट्रांग देन ब्यूटीफुल। यानी जब हम किसी एक सिंगल पर्सन के दो वर्च्यू की कंपैरिजन करते हैं तो हम ई आर वर्जन से नहीं करते हैं, बल्कि हम मोर वर्ड का यूज करते हैं, मोर वर्ड, और मोर वर्ड का यूज करके हम उनके दो वर्च्यू का कंपैरिजन करते हैं। दूसरा देखिए, राहुल इज लॉन्गर देन स्ट्रांगर, तो अब आप लोग रूल समझ गए होंगे कि जब एक पर्सन के किसी दो वर्च्यू का हम क्या करते हैं, कंपेरिजन करते हैं, तो मोर वर्ड का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, राहुल इज मोर लॉन्ग, राहुल इज मोर लॉन्ग देन, यहाँ देन स्ट्रांगर। ठीक, अब यहाँ देखिए, प्रिया इज मोर सेंसिटिव देन ब्यूटीफुल, ये सेंटेंस हमारा बिल्कुल क्या है, सही है, क्योंकि यहाँ प्रिया के हमने दो नेचर का, दो वर्च्यू का क्या किया है, कंपैरिजन किया है, उसकी सेंसिटिविटी का, उसकी ब्यूटी का, ठीक ना, और हमने मोर वर्ड लगा के यूज किया है। तो अभी आप लोग रूल 2 समझ गए होंगे। रूल 2 बेसिकली क्या कहता है, मैं आप लोगों को एक बार शार्टली बता देता हूँ। रूल 2 बेसिकली कहता है कि जब भी आप किसी एक पर्सन के, जब भी पर्सन एक हो, उसके दो नेचर की, आप किसी एक सेम पर्सन के दो नेचर का कंपैरिजन करते हो, तो उसका कंपैरिजन ऑलवेज हम मोर वर्ड यूज करके करते हैं। मोर वर्ड, रिमेंबर इट ऑलवेज। एग्जाम में आपका इससे बेस्ट, इस पे बेस्ट बिल्कुल एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक ना, तो चलिए
आई होप कि आपको ये रूल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट तीसरे रूल पे। तीसरा रूल देखिए है, इस पर भी मैंने सेंटेंस लिया है फिलर बेस्ड, और इस पे बेस्ड में इससे जो भी रिलेटेड क्वेरी आपका होगा वो सारे इसी सेशन में, इसी क्लास में मैं सॉल्व कर दूंगा। चलिए, कह रहा है मोर देन वन बॉय डैश गोइंग टू दिल्ली। सॉरी, सेकेंड क्वेश्चन कहता है मेनी स्टूडेंट्स गोइंग टू दिल्ली। बहुत सारे स्टूडेंट्स दिल्ली जा रहे हैं। तीसरा सेंटेंस गाइस, सारी जो भी थोड़ा इनकन्वीनियंट आपको आ रहा है उसके लिए वेरी वेरी सॉरी। ठीक, आप लोग इनकन्वीनियंट पे प्लीज़ फोकस मत करिएगा, जो भी इनकन्वीनियंट है उस पर प्लीज़ फोकस मत करिएगा। चलिए, तीसरा स्टूडेंट है मेनी ए स्टूडेंट डैश गोइंग टू दिल्ली। अब पहला सेंटेंस कहता है मोर देन वन बॉय। तो सबसे पहले आपको मैं मोर देन वन के बारे में बता दूं कि जब भी किसी सेंटेंस में मोर देन वन आता है तो उसके बाद जो भी नाउन आता है वो ऑलवेज सिंगुलर होता है। इसके बाद कभी भी हम प्लूरल नाउन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। ऑलवेज सिंगुलर होगा, प्लूरल नाउन को हम कभी भी प्लूरल नाउन को यूज़ नहीं करेंगे। यानी मोर देन वन जो ये सेंटेंस है, मोर देन वन, इसके बाद जो बॉय है आप देख रहे होंगे ये भी सिंगुलर है, यानी यहाँ कभी प्लूरल वर्ड एग्जिस्ट करता ही नहीं है ग्रामेटिकली। ठीक, अब देखिए, अब क्या होगा, मोर देन वन बॉय, अब यहाँ क्या होगा, इज होगा कि आर होगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, ऐसे भी केस में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होगा, मोर देन वन के बाद जब नाउन आएगा तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इस नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, जो इसका नियरेस्ट नाउन है, जो इसका नियरेस्ट सब्जेक्ट। क्योंकि देखिए मोर देन वन तो सब्जेक्ट है नहीं बेसिकली, सब्जेक्ट यहाँ वर्ब, बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब जिसको सब्जेक्ट मानता है वो अपने नियरेस्ट इंडिविजुअल को मानता है, और यहाँ नियरेस्ट बॉय है, और बॉय चूँकि सिंगुलर है तो यहाँ हमारा इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये रूल आपको मोर देन वन से रिलेटेड रूल समझ आ गया होगा। मोर देन वन के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए एक बात फिर से, कि मोर देन वन के बाद जो भी नाउन आता है वो हमेशा सिंगल एग्जिस्ट करता है, प्लूरल नाउन कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। सेकंड सेंटेंस कहता है कि मेनी स्टूडेंट्स। देखिए, इसी रूल से ये सेंटेंस भी फॉर्म हो जाएगा। अगर आप लोगों ने पहले रूल पे ध्यान दिया होगा तो ये सेंटेंस आप लोग इजीली कर ले जाएंगे। देखिए, ये सेंटेंस छोटे हैं बट ये रूल बहुत बड़ा है, ये रूल काफ़ी डेप्थ में जाता है। तो आप ये रूल एक बार सीख जाते हैं तो इससे रिलेटेड जनरली एग्जाम में एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन आते हैं जो कभी आपसे गलत नहीं होंगे। देखिए, सेकंड सेंटेंस है कि मेनी स्टूडेंट्स डैश गोइंग टू दिल्ली। तो यहाँ देखिए, यहाँ भी हमारा क्या है, जो वर्ब से सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब क्या लेगा, अपने सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना वर्ब अपने आप को यहाँ पे पुटअप करेगा। तो यहाँ क्या है, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। आर हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड वाले में आंसर हो जाएगा। थर्ड देखिए कहता है, एक सेकंड में नीचे थोड़ा इरेज कर देता हूँ। थर्ड वन क्या कह रहा है कि मेनी अ स्टूडेंट डैश गोइंग टू दिल्ली। देखिए, यहाँ मेनी स्टूडेंट्स था, यहाँ मेनी अ स्टूडेंट है। ये बेसिक डिफरेंस आप समझ लीजिएगा, मेनी स्टूडेंट्स और मेनी अ स्टूडेंट। बहुत लोग सोचेंगे कि यार मेनी लगा हुआ है, तो जेन्युइनली अगर एग्जाम में दिया भी हुआ, मान लीजिए एग्जाम में यही सेंटेंस दे दिया, मेनी अ स्टूडेंट आर गोइंग टू दिल्ली, तो आप क्या सोचेंगे कि हाँ यार मेनी तो था ना एग्जाम में, हमने तो क्वेश्चन में देखा था मेनी दिया था, तो मेनी है तो मेनी के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा। नहीं, दिस इज ऑलवेज रॉन्ग। मैंने आपको पहले और दूसरे दोनों में बताया कि हमेशा को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को, सब्जेक्ट एसवीए को कभी नहीं भूलना है। यहाँ भी जो वर्ब आएगा वो अपने नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, और यहाँ जो नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो ए स्टूडेंट है, तो ए स्टूडेंट के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा। ठीक ना, चलिए चलते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। एक चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में तो आप हमेशा वर्ब को देखने से जस्ट पहले आप देखिए कि उसका जो सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट है वो क्या सिंगुलर है या वो प्लूरल है। इफ़ दैट इज सिंगुलर यूज सिंगुलर वर्ब, इफ दिस इज प्लूरल यूज प्लूरल वर्ब। हाँ, एक चीज मोर देन वन का रूल आपको मैंने बताया, एक बार और बताता हूँ। मोर देन वन के बाद कभी भी प्लूरल नाउन एग्जिस्ट नहीं करता है, इस चीज को आप लोग हमेशा रिमेंबर रखिएगा, कभी भी प्लूरल एग्जिस्ट नहीं करता है मोर देन वन के बाद। ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट रूल पे। अब देखिए रूल 4 और आज के सेशन का ये लास्ट रूल है। गाइज एक बार मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूँगा
कि प्लीज़ आप ये सेशन वॉच कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ये चीज़ें करता हूँ। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा हमें, ठीक है। और जो थोड़ा बहुत आज आपको इनकन्वीनियंट हुआ उसके लिए मैं सॉरी हूँ, लेकिन फर्दर आई विल ट्राई दैट ये इनकन्वीनियंट आपको बिल्कुल ना हो। चलिए, मैंने इसमें भी सेंटेंस रखे हुए हैं, इसके अकॉर्डिंग मैं आपको सारे रूल समझा दूंगा, ठीक। चलिए, पहला सेंटेंस है आई हैव नो डाउट वेदर। अच्छा देखिए, ये बेस्ड है किस पे, बहुत सारे सेंटेंस डाउट, डाउटफुल, डाउटफुल, इससे रिलेटेड सेंटेंस हमारे होते हैं डाउटफुल से, क्योंकि बहुत सारे सेंटेंस में डाउट वर्ड आते हैं, बहुत सारे सेंटेंस में डाउटफुल वर्ड आते हैं। तो इनसे रिलेटेड वर्ड में हमें किस तरीके की यूसेस करनी चाहिए वो हम इसमें सीखेंगे। तो सेंटेंस क्या है कि आई हैव नो डाउट वेदर इट विल बी अ ग्रेट डे आर नॉट। तो मैं आपको वहाँ सेंटेंस पे चलने से पहले रूल ही बता देना चाहता हूँ कि डाउट और डाउटफुल सेंटेंस में जब आता है तो रूल को किस तरीके से हम यूज करते हैं। देखिए, जब भी सेंटेंस पे डाउट या डाउटफुल आए तो सेंटेंस में हमेशा हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, लेकिन जब डाउट या डाउटफुल के साथ सेंटेंस में नॉट आ जाए तब हम वेदर का या इफ का यूज नहीं करते हैं। रिमेंबर, जब सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आता है तब हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, बट वंस वी गेट द वर्ड नॉट बिफोर डाउट or doubtful, then we don't use if or whether in the sentence. In that case, what we use is the word is that. ऐसे केस में जब भी डाउटफुल या डाउट के साथ नॉट आ जाता है उसके पहले, तो हम वर्ड जिसका यूज करते हैं वो दैट का यूज करते हैं, न कि नीदर वी यूज इफ नॉर वी यूज वेदर देयर इन द सेंटेंस। तब हम इफ या वेदर उस केस में कभी यूज नहीं करते हैं। तो पहला सेंटेंस कह रहा है कि आई हैव नो डाउट वेदर इट विल बी अ ग्रेट डे आर नॉट। मुझे डाउट नहीं है कि, देखिए मैं हिंदी में लिख देता हूँ कि, यहाँ क्या आ रहा है, की सेंस की आ रहा है, और यहाँ निकल के क्या आ रहा है, या होगा या नहीं होगा। तो यहाँ या का सेंस नहीं आता, यहाँ की का सेंस आता है। मुझे डाउट नहीं है कि आज का दिन अच्छा होगा या नहीं होगा। तो यहाँ पे वेदर की जगह क्या आ जाएगा, जब भी डाउट के साथ निगेटिव वर्ड ऐड हुआ हो, नॉट ऐड हुआ हो, तो हम दैट का यहाँ पे यूज करेंगे, ना कि वेदर का। तो यहाँ वेदर नहीं है, वेदर नहीं हुआ, इसलिए पहला सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं। देयर इज अ डाउट दैट ही इट्स एप्पल आर नॉट। देखिए, जब भी हमारे सेंटेंस में डाउट आया हो, और उसके साथ नॉट वर्ड ना जुड़ा हो, तब मैंने आप लोगों से बताया नॉट वर्ड जब ना जुड़ा हो तब हम इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देयर इज अ डाउट इफ ही इट्स एप्पल आर नॉट, आर वेदर ही इट्स एप्पल आर नॉट। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे दैट की जगह या तो इफ आ जाएगा या तो वेदर आ जाएगा, ठीक। चलिए तीसरे रूल को देख लेते हैं। आई हैव नो डाउट दैट मनीष इज माई बेस्ट फ्रेंड। मुझे कोई डाउट नहीं है कि मनीष मेरा बेस्ट फ्रेंड है। यानी कि ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ नो डाउट आया हुआ है, और नो डाउट यानी डाउट के पास जब कोई निगेटिव वर्ड होता है, नॉट होता है या नो होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, दैट वर्ड का यूज करते हैं। उसमें क्या करते हैं, दैट वर्ड का यूज करते हैं। तो इसमें हमने सेंटेंस में देखा यहाँ पे दैट वर्ड यूज हुआ है, सो दैट ऑप्शन या जो करेक्ट हमारा सेंटेंस निकल के आता है, थर्ड नंबर सेंटेंस करेक्ट निकल के आता है। तो बेसिकली रूल क्या कहता है, रूल मैं आप लोगों को एक बार और समराइज करके बता देता हूँ कि जो वर्ड होता है डाउट एंड डाउटफुल, जब भी ये सेंटेंस में आता है, कभी भी कहीं भी सेंटेंस में आता है, और इसके साथ नॉट ऐड हो, तब आपको सेंटेंस में दैट लगा के सेंटेंस को ऐड करना है, लेकिन जब सेंटेंस में डाउट या डाउटफुल आया हो, लेकिन वहाँ उसके बाद या उसके पहले नॉट ना हो, तब आप सेंटेंस में क्या यूज करेंगे, इफ या वेदर लिख देता हूँ मैं, इफ या वेदर यूज करेंगे। समझ में आया आपको? तो आई होप गाइस कि आपको ये सेशन पूरा ग्रामर का समझ में आया होगा। ये सेशन आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। एंड फिर मैं लास्टली आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस चैनल पे आए हैं, वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आगे ऐसे ही सारे सीरीज ग्रामर के लेके आऊँगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप लोग सारे सेशंस ज़रूर वॉच करिए, ठीक। चलिए, ये सेशन देखने के लिए थैंक यू सो मच। फिर हम मिलेंगे ग्रामर पार्ट 2 के साथ, ठीक ना, टॉप 100 रूल्स के
पार्ट 2 के साथ हम लोग फिर कल मिलेंगे। तो आई होप कि छोटा सेशन है, आप लोग पूरा वीडियो देख के ये 4 के चारों रूल्स क्या करिएगा, अच्छे से सीख लीजिएगा। और इस पे बेस्ड अगर पॉसिबल होगा तो कमेंट सेक्शन में कम से कम जो भी कोई देखेगा एटलीस्ट 5 सेंटेंस वो फॉर्म करके हर रूल पे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा। ठीक, चलिए आज के लिए थैंक यू सो मच।